अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा अब लास्ट लेक्चर जो हो रहा था वो लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के बारे में ही था। तो उसी को कंटिन्यू मैं करने जा रहा हूँ जो कि आपकी बुक्स मट से है। उससे रिलेटेड भी एग्जांपल्स होंगी और कुछ उससे और भी हट के कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही हैं अब इसमें। तो असल में ये वही बात है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आए देखते हैं। ये सेकंड पैरा में लिखा गया है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हर वेक्टर इन द प्लेन जो है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्टली वन वे ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मैंने आपको पहले बताया कि R2 में आई और जे हैं। आई के जो कंपोनेंट हैं वो हैं 1 0, जे के 0 1। इसी अंदाज में अगर वो आई जे के हो जाएगा तो आई के हो जाएंगे 1 0 0 और जे के 0 1 0 और के 0 0 1। तो हर वेक्टर को ये एक एग्जांपल ही है 3 और 2। ये R2 का एक वेक्टर है। तो इसको ये देखें, इसमें से आप एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वेक्टर की एडिशन मैंने इस 3 को बाहर निकाला और 7 का लिख दिया 1 0। यानी आप लिख सकते हैं 3,0 जमा 0,2। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि 3 2 को लिख सकते हैं 3,0 आगे प्लस 0,2। तो जो वो पहला है उसमें से 3 को कॉमन निकाल दो, दूसरे में से 2 को कॉमन निकाल दो, तो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 वाला। तो ये क्या है, आई जे है। तो 3i प्लस 2j। देखिए एक वेक्टर जो है इन यूनिट वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। तो आप जितना भी वो वेक्टर पढ़ते हैं ना, जो 3i जमा 2j लिखा होता है, ऐसे ही कुछ भी लिखा हो तो असल में वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। वो कोई भी स्केलर आ सकते हैं और साथ उनके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। सही हो गया। तो ये बेटा ये एग्जांपल को मैं स्किप में करता हूँ, आप सिर्फ इस बात को देखें। ये जो डेफिनेशन आपके सामने आ रही है ये उसमें भी आपने सीखी है और यहाँ भी आपको दोबारा रिकॉल हो रही है। इफ़ एस इज इक्वल टू V1 V2 VR इज़ अ सेट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V। तो फिर इस S को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट उस वक्त कहेंगे जब नो वेक्टर, कोई भी वेक्टर इस S का किसी दूसरे वेक्टर अपने ही इसी सेट के अंदर दूसरे किसी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिखा जा सके। और अगर लिखा जा सके तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं लिखा जा सकता तो फिर ये सारे वेक्टर जो हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ठीक हो गया। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट को देखने के लिए ये हमारे पास नीचे एक थ्योरम दिया जा रहा है, वो पीछे भी आप लोगों ने देखा है हैंड रिटन जो नोट्स थे। A non-empty set V1 V2 VR in a vector space V is a linearly independent if and only if कोफिशेंट सेटिस्फाइंग द वेक्टर इक्वेशन। यानी इस वेक्टर इक्वेशन को कोफिशेंट सेटिस्फाई करें। क्या मतलब, राइट साइड पे 0 है जबकि ये जो वेक्टर हैं ये सारे क्या हैं, नॉन ज़ीरोज़। तो वो कहता है फिर एक ही सूरत है कि के आई सारे ज़ीरो हो जाए। ये है इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए शर्त कि तमाम के आईज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं, यानी स्केलर्स ज़ीरो हो जाए। तो ये आपको लास्ट में ये एग्जांपल नीचे दिखाई दे रहे हैं। दीज आर एन की ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। ये E1 1 0 0 0 एंड एन टाइम 0 है। E2 में 0 1 0 0 E3 में या EN में 0 0 एंड पे जाके आएगा 1 आ जाएगा। इसी अंदाज से R³ में वही आ गई जो अभी भी आपको आई जे के की फॉर्म में। ठीक है। तो हर जो फैक्टर जो है वो कहता है कि इनके स्केलर मल्टीपल में लिखा जा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये ठीक हो गया। ओके, एग्जांपल नंबर 2 है लीनियर इंडिपेंडेंस को देखने जा रहे हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस को यानी के आईज ज़ीरो हो जाएं। थोड़ा गौर करो ये बेटा कि के आईज जो हैं, दीज आर द कोफिशेंट मैट्रिक्स
इनका इन्हीं का कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है। और ये सारे ज़ीरो हो जाएं, सारे ज़ीरो होने का मतलब है कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन उस वक्त होता है जब इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर तो वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाते हैं। हमें सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन उस वक्त होते हैं जब ये सारी की कीमतें ज़ीरो हो जाए। तो ज़ीरो जो होता है इसका मतलब कि ज़ीरो सॉल्यूशन है। ज़ीरो सॉल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट होता है जब इनके कोफिशिएंट जो है, इनके मैट्रिक्स, इनका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा ये आगे वो थ्योरम की तरफ हमें कर रहा है। ये एग्जांपल दे रहा है, वो कहता है V1 V2 V3 और 3 के अंदर से लिए गए हैं आर लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट है, ये मालूम कीजिए। कहता है हम क्या करेंगे कि इनकी वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं K1 V1, वो हैंड रिटन नोट्स में आपको A B C या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 स्केलर ले रहा है, इधर K1 K2 तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो K1 V1 प्लस K2 V2 K3 V3 ये वेक्टर इक्वेशन है बेटा। इसमें हम वैल्यूज रख देंगे। तो वैल्यू रख दी, K1 को अंदर मल्टीप्लाई, K2 को अंदर मल्टीप्लाई, K3 को मल्टीप्लाई, X कंपोनेंट आपस में ऐड, Y कंपोनेंट आपस में ऐड, Z कंपोनेंट आपस में ऐड, और सभी अपनी अपनी जगह पे रहते हुए राइट साइड पे ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। इक्वेटिंग हो रही है, ठीक हो गया। तो यूँ हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, तीन ही अननोन हैं। अब क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है। कहता आवर प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू डिटर्मिनिंग वेदर दिस सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है या क्या करता है। देयर आर वेरियस वेज टू डू दिस, वो कहता है वेरियस वे, इसलिए गॉस एलिमिनेशन मेथड भी है आपके पास, गॉस जॉर्डन मेथड भी है आपके पास, दूसरे मेथड भी हैं आपके पास, एलिमिनेशन मेथड भी है कि आप किसी दो को आपस में हल करो, उसमें से एलिमिनेट करते जाओ, किसी ना किसी एक की वैल्यू को ढूंढ लो, उसको ढूंढने के बाद दूसरी में रखते जाओ, सारी मिलती जाएंगी आपको। वो कहता है कि वन पॉसिबिलिटी इज़ टू सिंपली सॉल्व द सिस्टम विच यील्ड्स, वो कहता है कि इस सिस्टम को सॉल्व करो। तो सॉल्व हमने गॉस एलिमिनेशन से कर लिया, चाहे क्रैमर रूल से कर लिया। वो क्या, तो K1 इज़ इक्वल टू -1/2t, K2 भी -1/2t और K3t जो है वो t के इक्वल आ गए। तो ये देखें, जितनी t की कीमत रखते जाएंगे K1 K2 K3 आते जाएंगे। सो दिस सिस्टम हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, हैंस दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या K1 K2 की वैल्यूज़ तो मिल गई, तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा ये, ठीक है। और सेकंड मेथड इसका क्या है कि आप ऐसा करो कि इसके ये जो कोफिशेंट्स हैं ना, इनके बने हुए ये जो K1 K2 K3 के कोफिशेंट्स हैं, क्योंकि K1 K2 की तो कीमतें हमने ढूंढनी है, ये एज ए वेरिएबल आप यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। जो अगर आप इसको शुरू के सिस्टम्स के साथ कंपेयर करें तो वो जो हमने गॉस एलिमिनेशन में, गॉस जॉर्डन में किया था, ये असल में ये वही सिस्टम की शक्ल ये बनी हुई है। तो सेकंड वे बेटा इसका ये है कि आप क्या करो, इसकी लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट को देखना है। आप क्या करो कि इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ले लो और आप क्या करो, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो जिस वक्त डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो कहता है कि वी लीव इट फॉर यू टू शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ज़ीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो। तो जिस वक्त ज़ीरो आ जाए तो फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो जिस वक्त नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हो गए तो इसका मतलब K1 K2 की वैल्यूज़ तो मिल गई, तो इट्स मीन कि ये क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। तो ये सारे V1 V2 V3 इन टू आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। वी नो दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। तो इनमें से एक जो है वो दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके पास जो टू वेक्टर्स हैं उनके साथ जो है वो -1/2 -1/2 आया हुआ है। ठीक है,
तो आपका ये जो V3 जो है वो दूसरे दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जी बेटा, लीनियर इंडिपेंडेंस की बात अब आज आने लगी है। लीनियर इंडिपेंडेंस यानी क्या मतलब है कि ये वेक्टर जो हैं किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते, यानी इनके स्केलर्स सारे ज़ीरो हो रहे हैं, यानी K1 K2 की वैल्यू ज़ीरो हो रही हैं। तो ज़ीरो होने का ये मतलब है कि इनका जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त होता है जब इनके कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का आंसर ज़ीरो ना आए, यानी आइडेंटिकली ज़ीरो ना हो। तो देखते हैं क्या था, V1 V2 V3 जो है ये R4 में से लिए गए हैं R4 में से। तो R4 में आप थोड़ा सा वो थ्योरम को भी थोड़ा सा याद फरमाएं कि R ग्रेटर देन N हो जाए। R ग्रेटर देन R क्या कि आपने वेक्टर जो है उसकी डायमेंशन से ज़्यादा ले लिए हैं। इधर देखिए R4 में से हम क्या कितने वेक्टर्स ले रहे हैं, 3। तो उसमें जिस वक्त हमने ज़्यादा लिए थे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए थे, तो जिस वक्त हम उससे थोड़े लेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सही हो गया? तो याद रखना इस बात को। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गई हमारे पास, सभी ये इक्वल टू हो गए ज़ीरो, इनकी इक्वेशंस बन गई यूँ। आपके पास ये 4 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 अननोन्स हैं। कहता वी लीव इट फॉर यू टू शो दैट दिस सिस्टम हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसका आप क्या करो, गॉस एलिमिनेशन से कैसे भी आप इनको करेंगे तो ये इसका K1 K2 K3 जो है सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इक्वेशंस ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ अननोन जो हैं होमोजीनियस के अंदर थोड़ी हैं, तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट हो सकता है। तो फ्रॉम विच यू कैन कंक्लूड दैट V1 V2 V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट। एक और आपके सामने वही ये पहले भी आपने ये किया कि 1x² xn जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है इन Pn, क्योंकि इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में जिस वक्त हम लिखते हैं इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ख़ुद तो ज़ीरो नहीं है, एक ही बात है कि ये इनके कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाए तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। ठीक हो गया? ये सारी ये जो वेक्टर्स हैं कि पॉलिनोमियल्स, सारी जो पॉलिनोमियल्स हैं ये Pn में से ली गई हैं, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा विद ज़ीरो कोफिशिएंट्स। सो दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपके पास एग्जांपल है जी, एक एग्जांपल आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके। तो ये एग्जांपल नंबर 5 है, लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये P1 P2 एंड P3 यू आर गिवन। ये आपकी किताब के ऊपर से ये बेटा। तो इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट हमने देखना क्या है ये, तो इनका हमने ये वेक्टर इक्वेशन लिख ली, ये वेक्टर इक्वेशन हमने लिखी हुई है। तो अब आपके पास ये 3 इक्वेशन सामने आ रही हैं। ये जो सामने इक्वेशन नंबर 9 लिखा गया है एक्सप्रेशन, तो ये इसमें 3 इक्वेशन हैं। वी लीव इट फॉर यू सो सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आइदर बाय सॉल्विंग इट डायरेक्टली और बाय शोइंग दैट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैज़ डिटर्मिनेंट ज़ीरो। तो आपने आराम से इसका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स निकाल लें, क्योंकि ये स्केयर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बात भी याद रखना, डिटर्मिनेंट आपने उस वक्त फाइंड करना जिस वक्त नंबर ऑफ़ इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ अननोन्स इक्वल होंगे, तो ही आपका आ सकता है ना डिटर्मिनेंट। अदरवाइज़ डिटर्मिनेंट तो स्केयर मैट्रिक्स ही होता है ना सिर्फ। अगर आपने ऐसे में मालूम कर लिया, अब जैसे ये पीछे आई है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है आपके सामने, ये इसमें कितने 4 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो इसमें तो आप नहीं फाइंड कर सकेंगे इसका डिटर्मिनेंट जो है। तो इसमें यही आपके पास ये काफ़ी है, क्योंकि उसका R उसके वेक्टर्स की तादाद उसकी डायमेंशन से थोड़ी है, लिहाजा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ये भी हवाला आप लोग दे सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है ये बड़ी है, तो एक्सरसाइज भी आपको दी जाएगी, एक्सरसाइज में से भी आप इसी अंदाज से बता सकते हैं। तो ये जो P1 P2 हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हो रही हैं, ये वाली जो हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है इसका जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या वो जो भी आ जाएगा उसके मुताबिक इस तरह। तो चूँकि ये लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है, लिहाजा केस की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जब K की वैल्यू आ रही हैं तो इसका ये मतलब है कि डिटर्मिनेंट जो है वो
इक्वल टू ज़ीरो हो गया है, इक्वल टू ज़ीरो हो गया है, तो इसका मतलब इनफिनिटली मैनी सोल्यूशंस आ रहे हैं इसके। तो जिस वक्त मैनी सोल्यूशंस K1 K2 के आ रहे हैं तो लिहाजा ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो ये नीचे थ्योरम है जो बहुत ही अहम है बेटा। आ फाइनाइट सेट दैट कंटेन्स ज़ीरो इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। वो देखो मैंने वो आपका जो हैंड रिटन नोट्स है कि एक फाइनाइट सेट है, उनमें अगर एक वेक्टर भी ज़ीरो हो गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। देखो छोटी सी स्टेटमेंट है, MCQ में पूछी जा सकती है। अ सेट विच हैज़ एग्जैक्टली वन वेक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अ सेट जो कि with exactly one vector is linearly independent if and only if the vector is not zero। a set जो कि exactly one vector है, एक सेट है जिसके अंदर जो है एक ही वेक्टर है कहता, ठीक है, एग्जैक्टली वन वेक्टर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन सिर्फ उसी वक्त होगा कि जब वो ज़ीरो ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। A set which exactly two vectors is linearly independent, यानी एक सेट है जिसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़ उसी वक्त होंगे जब उनमें से कोई भी दूसरे का मल्टीपल ना हो, यानी वो एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में ना लिखे जा सके, क्योंकि अगर वो लिखे गए फिर तो वो हो गए लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं दिस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपने इन स्टेटमेंट्स को याद रखना है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर जो है आपके पास 6, ये ऊपर ये देखिए, ये प्रूफ ए जो है ये उधर भी आपने ये प्रूफ किया और अब भी देख सकते हैं। फॉर एनी वेक्टर्स V1 V2 VR द सेट S V1 V2 VR और साथ एक ज़ीरो ले लिया, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट सिंस द इक्वेशन, ये देखिए वो एक आ गया ना स्केलर, नॉन ज़ीरो स्केलर एक, हालांकि आंसर सब के सम का ज़ीरो ही आना है, लेकिन एक नॉन ज़ीरो स्केलर आ गया, इस वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो नीचे एग्जांपल नंबर 6 है आपके पास, F1 आपको एक x दिया गया है और F2 आपको एक sin x दिया गया है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं इन F फ्रॉम -∞ टू +∞, यानी ये एक आपके पास एक फील्ड है, यानी -∞ से +∞ तक, उसमें से हमने ये F1 और F2 हमने एक दो फंक्शन लिए हैं। तो आइदर फंक्शन इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, ये दिख रहा है कोई भी फंक्शन एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, ठीक है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड आप एक और फंक्शन ले लें, एक आपके पास ये Z1 है sin 2x, Z2 sin x और cos x। तो sin 2x का फार्मूला आपको पता है, sin 2x = 2 sin x cos x होता है। तो ये देखिए एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिखा गया, इसका स्केलर 2 आ गया, लिहाजा ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ये छोटे छोटे जो हैं इस तरीके से MCQs में पूछे जा सकते हैं। ये बेटा इसी लीनियर इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट की आपके पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो बेटा ये आप पहले जो देख सकते हैं वो है लीनियरली डिपेंडेंट, दूसरा जो है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि V1 V2 जो है वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, जबकि आप देख सकते हैं कि ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये आप देख सकते हैं टू वेक्टर्स इन R2 और R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए अगर वो सेम लाइन के ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। व्हेन दे हैव देयर इनिशियल पॉइंट्स एट द ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट जो है वो एट द ओरिजिन हो तो फिर वो कहता है कि उनका वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अच्छा जी, अदरवाइज वन वुड बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। तो ये वो कहता है कि ये आप ये फिगर्स को देखो, ये जो पहला है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट है, अगला भी लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन अगले जो हैं वो दोनों भी एक ही लाइन पे वाक़या नहीं है,
ठीक है, अब आ गया जी 3 वेक्टर्स इन R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में वो ना हो। ठीक हो गया कि दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे जी। ओके, तो व्हेन दे हैव देयर इनिशियल पॉइंट्स एट द ओरिजिन, उनका इनिशियल जो है वो रीजन पर हो, अदरवाइज एट लीस्ट वन वुड बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। जो R2 में होता है वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जाते हैं, और जिस वक्त R3 में आ जाए तो वो एक वेक्टर दूसरे के दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। ठीक हो गया, तो ये देखें, ये जो पहला है इसमें लीनियरली डिपेंडेंट, और ये पहला जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट, और दूसरा लीनियरली डिपेंडेंट नहीं, पहला भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मिस्टेक लग रही है ये। और ये जो दूसरा है ये लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि वो एक दूसरे के उसके आ रहे हैं, और आखिरी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो अलग अलग प्लेन्स में है। ओके, तो बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन वी ऑब्जर्व दैट द थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस इन R2 इज superfluous by showing that a unit vector along such an axis would have to expressible as a linear combination of unit vector along the positive x axis and y axis। वही बात है कि जो आपके यूनिट वेक्टर्स लिए जाते हैं वो एक्सेस के अलॉन्ग ही शो किए जाते हैं। तो आगे वही थ्योरम आपके पास यहाँ पे दोबारा आया। अगर आपको उधर से इस बार उस थ्योरम का थोड़ा सा नोटेशन जो है वो मुश्किल लग रही हो, तो बेटा इधर से आप इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एस अगर आपके पास V1 V2 VR एक सेट है Rn के अंदर से एक, तो R अगर ग्रेटर दैन n है, यानी आपके चूज़ करदा वेक्टर जो है वो उसकी डायमेंशन से ज़्यादा है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। सही हो गया। तो सपोज़ हमने ये कर लिया V1 ये V2 एंड VR, तो एक इक्वेशन हमारी वो वेक्टर इक्वेशन जो है इक्वल टू इनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इन सब से हमने ये सिस्टम बना लिया। तो ये सिस्टम जो है अगर आप ये देख सकते हैं कि R जो है वो ज़्यादा है N से। R का ये मतलब है कि R आपके पास क्या है, इसके ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ N इक्वेशंस एंड R अननोन्स हैं। N इक्वेशंस हैं, R अननोन्स हैं, यानी आपके अननोन ज़्यादा हैं, इक्वेशन जो है वो थोड़ी हो गई। ठीक हो गया। तो जिस वक्त ऐसा हो जाए कि आपके R यानी अननोन्स की तादाद ज़्यादा हो, इक्वेशंस नॉन ज़ीरो जो है होती इक्वेशन सारी वो थोड़ी हो जाए, तो फिर ये बेटा इसका सॉल्यूशन जो है वो फिर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिस वजह से ये ना सॉरी उस वक्त हम एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिख सकते हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाता है। तो उस वक्त नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जिस वक्त नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाए तो इसका ये मतलब है कि आपके पास उनकी K1 K2 की वैल्यूज़ आ गई। जिस वक्त वैल्यूज़ आ गई तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये नीचे आपके पास एक एग्जांपल F1 F2 F3 जो है कुछ फंक्शन दिए गए हैं, इनका देखिए इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन का सम लिया हुआ है और वो ज़ीरो के इक्वल आया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है एक्सप्रेस ज़ीरो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ F1 F2 एंड F3 विद कोफिशिएंट्स दैट आर नॉट ऑल ज़ीरो। ओके, आगे एक ये बेटा डेफिनेशन है। रॉन्स्कियन जो है एक ये मैथमेटिशियन था जिसने इस बात को आसान कर दिया कि अगर आपके पास कुछ फंक्शंस हैं, यानी कि एक स्केलर फील्ड है, ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं आपके पास, और ऐसे वो फंक्शंस के जो डिफरेंशिएबल हों, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल हो गया वो कंटिन्यूस ज़रूर होता है, लेकिन जो कंटिन्यूस हो मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो F1 F2 F3 Fn जो है फंक्शंस हैं दैट आर n-1 टाइम्स डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जांपल अगर कोई सी का उसके आखिरी डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन उससे जो पहला है ना वो कहता लाजमी उसका एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हम रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक हो गया।
ऑफ F1 F2 Fn। इसका इस्तेमाल जो है वो हमारी लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में बड़ा है। तो इसके थ्योरम को तो मैं स्किप करता हूँ। ये इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल आपको एक ये थ्योरम है और इससे रिलेटेड नीचे एग्जांपल है। ठीक है बेटा। तो इफ़ कहता द फंक्शन F1 F2 Fn हैव n-1 कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स ऑन द इंटरवल -∞ टू +∞, यानी पूरी रियल लाइन के ऊपर। अगर कहता रॉन्सियन जो है ऑफ दीज फंक्शंस इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो, यानी इनका डिटर्मिनेंट जो है आइडेंटिकली ज़ीरो ना आए, ज़ीरो के अलावा कुछ और आ जाए, कोई नंबर आ जाए, देन दीज फंक्शन फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ द वेक्टर्स इन दिस स्पेस। ठीक हो गया। आइडेंटिकली ज़ीरो ना आना, आइडेंटिकली ज़ीरो ना आने का ये मतलब है कि इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन ज़ीरोज़ होते हैं, तो जिस वक्त K1 K2 ज़ीरोज़ हो गए तो सारे इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक हो गया। तो कितना आसान बना दिया इस साइंसदान ने हमारे फंक्शंस को देखने के लिए कि हमारे फंक्शन पर मुश्तमिल जो एक सेट है क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ये देखिए आप, यूज़ द रॉन्स्कियन टू शो दैट F1 F2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए ये पीछे उसने हमने ऑब्जर्वेशन से बताया कि F1 F2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते। लेकिन आओ रॉन्स्कियन से देखते हैं। उसने ये रखा जी क्या, F1 F2, तो ये WX, ये क्या आ गया जी X, और नीचे उसका क्या आ गया डेरिवेटिव। ठीक हो गया, एक डेरिवेटिव आ गया, और साइन के ऊपर फंक्शन था, नीचे उसका क्या आ गया डेरिवेटिव। ठीक है क्या। तो आप इसे मल्टीप्लाई करो, वो देखो x cos x माइनस साइन x आ रहा है। कहते दिस फंक्शन इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो ऑन द इंटरवल -∞ टू +∞, क्योंकि वो कहता है एट ए टाइम आप x की जो भी वैल्यू रख दो ये आंसर कभी ज़ीरो नहीं होगा, लिहाजा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके। तो ऐसे ही ये एक और एग्जांपल आपके सामने है कि F1 1 है, F2 EX है, F3 e⁻²x है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो कहता है वेक्टर्स इन दिस कंटिन्यूस फंक्शंस की जो स्पेस है। तो रॉन्स्कियन हमने देखा इसका, पहले ऊपर जो है वो तो फंक्शन लिख दिया, नीचे इनके डेरिवेटिव्स लिखता गया डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो जी इज़ इक्वल टू 2e⁻, ये क्या आ गया 3, ये तो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि e जो है वो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है आइडेंटिकली नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। सो F1 F2 फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये बहुत अच्छे तरीके से ये बेटा याद रखना आप लोगों ने। तो आज का लेक्चर जो है हम इधर ही एंड में करता हूँ। तो इससे बारे में जो भी आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह ज़ूम मीटिंग में आप लोग अब देखेंगे। अब कोई आवाज़ का कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।